और एक्सरसाइज से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि नाउ इट इज़ अ टाइम कि आप एक बार स्टीरॉयड लीजिए, जिससे कि आपको पेन फ्री आप रह पाए। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, हमारे कैप्सूल्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं जॉइंट से। स्पोर्ट्स इंजरी है तो हम लेज़र थेरेपी देंगे। ऐसे हमारे पास में डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं इलेक्ट्रोथेरेपी की, वो हमें बहुत हेल्पफुल करती है। IFT का मेन पर्पस होता है बीट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, स्वेलिंग्स को हील करती है। बेसिकली अल्ट्रासाउंड स्वेलिंग्स के लिए हम लोग कोई भी किसी भी प्रकार की चोट है, उसमें स्वेलिंग आई है तो हम अल्ट्रासाउंड देते हैं, उसमें साउंड रेज जाती है। आइस बात देने का भी एक टाइम पीरियड होता है, हमें 8 मिनट तक हम दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास। खास कार्यक्रम लेकर हेल्थ अपडेट। कभी कभार जब भी आपके जॉइंट्स में पेन हो या कहीं मसल्स पुल हो या और भी ऐसी चीज़ें जो दर्द देती हो आपको, और अक्सर लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, और फिजियोथेरेपिस्ट आपको कहीं कसरत कराता है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उस दर्द से निदान पाने की बात करता है। जी हाँ, आज हम खास कर नी के पेन के लिए बात करना चाहेंगे, और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर ज्योति चौधरी जी, जो कि सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं। RCA यानी कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से भी ताल्लुक़ रखती हैं। उनकी पुरानी फिजियोथेरेपिस्ट रही हैं। करीब 16 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है। नमस्कार ज्योति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि फिजियोथेरेपी टर्म क्या है, लोगों के दिमाग में ये सबसे पहले आना चाहिए कि फिजियोथेरेपिस्ट आजकल बहुत ज़्यादा देखा जाए तो लोगों के दिमाग में हरदम किसी भी थोड़ा सा भी दर्द होता है, अगर उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। वो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट। देखिए सर, फिजियोथेरेपी इज़ अ टर्म जो आप जब भी हमारे पास में पेशेंट आते हैं तो हम उनको मशीन के द्वारा उनके कोई भी पेन रिलीफ कर सकते हैं, मैनुअल थेरेपी के द्वारा रिलीफ कर सकते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा कर सकते हैं। हमें बहुत ही रेयर होता है कि कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, बट हाँ, सप्लीमेंट्स हम ज़रूर सजेस्ट करते हैं। तो बेसिकली फिजियोथेरेपी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अल्टरनेटिव थेरेपीज combined with cupping, needling therapy and manual therapy and all. इसमें एक तरीके से कह सकते हैं मेडिकल का एडवांस वर्जन है। मेडिकल का एडवांस वर्जन है। हमें कई बार डॉक्टर्स की भी कुछ छोटे मोटे केस के लिए भी हमें डॉक्टर्स की भी एडवाइस लेनी पड़ती है, बट डेफिनेटली जो पेशेंट कहता है कि हम दवाई नहीं खा सकते हैं, मेरे तो किडनी की दवाई चल रही है, उसकी दवाई चल रही है, तो हम उन पेशेंट्स को विथ एक्सरसाइज और हमारी थेरेपी के द्वारा हम उनके पेन रिलीफ करते हैं, और वो बहुत ही उनके लिए फ़ायदेमंद रहती है। अच्छा, एक चीज़ है कि क्या फिजियोथेरेपी में भी वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, जैसे कि बॉडी की जो पार्ट्स हैं, बॉडी को जिस तरीके से जॉइंट्स हैं उनका मूवमेंट कैसे होगा, उसको कितने तरीके से एंगल से मोड़ा जाए, कितने एंगल से उसके ऊपर थेरेपी दी जाए, ये सब भी ध्यान रखा जाता है? डेफिनेटली सर, फिजियोथेरेपी इज़ ऑल अबाउट द मूवमेंट साइंस। बेसिकली वी आर कॉल्ड एज ए मूवमेंट साइंटिस्ट ओनली। तो हमें सपोज़ एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, गर्दन में दर्द है, गर्दन के दर्द के लिए चनक निकलवाने के लिए लोग कहीं पे पहुंच जाते हैं देसी इलाज करवाने के लिए। वो उनका इस तरीके से गर्दन की मूवमेंट कर देते हैं कई बार, तो वो हमारे लिए लेने के देना पड़ जाता है। पेशेंट लौट के हमारे पास में आता है और हमें ये पता होता है कि हमें उनकी किस रेंज के अंदर मूवमेंट करानी है, उनकी स्टिफनेस है, उनके मसल स्पैज़म होके रखा हुआ है, या उनके न्यूरल प्रॉब्लम होके रखी है, तो उस एंगल को हम मेनटेन करते हुए उनको आगे का ट्रीटमेंट प्रेफर करते हैं। आपने एक लाइन बोली कि लोग अक्सर चले जाते हैं, जैसे रात को लोग सोते रह जाते हैं, गर्दन में पेन रह जाता है, गर्दन का टेढ़ापन रह जाता है, तो वो सुबह उठते हैं तब उनको लगता है गर्दन अकड़ गई है मेरे। कभी कभार कंधे में पेन हो जाता है। लोग अक्सर चले जाते हैं नीम हकीम खतरे जान जाके और उनके साथ मूवमेंट करा लेते हैं, लेप करा लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। बहुत सी बार पाँव चलते चलते मुड़ जाता है, उसके कारण भी बोलते हैं कि टिश्यू का कुछ प्रॉब्लम हो, रप्चर हो गया, ये सब। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो अभी के जो साइंस है, उस साइंस को लेके, और ये जो पुरानी साइंस है जिसको लोग अभी भी लेके कैरी कर रहे हैं, आप देखिए बहुत सारी जगह चौराहों पे लोग मिल जाएंगे वो मालिश करते हुए और ये सब करते, तो बहुत कुछ उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। सर डेफिनेटली उसमें बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट हम भी बोलते हैं पेशेंट को आप एक्यूप्रेशर कराओ या एक्यूपंक्चर कराओ, बट एक स्पेशलिस्ट के पास आप जाओगे और एक रोड साइड में जो बैठे हुए हैं पुराने, आप देखोगे जयपुर के अंदर, पुराने जयपुर में काफ़ी ऐसे लोग हैं वेल फेमस है, उनके पास सुबह से लेके शाम तक टाइम नहीं है, वो लोग कर रहे हैं, बट वो नुकसान देती है। तो इन सब की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक चीज़ और है, आजकल जिमिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया, जिम बहुत करते हैं लोग,
और अक्सर जिम में लोगों का डायरेक्शन बदलने के बाद या कुछ गलत जिमिंग होने के बाद कभी घुटने में, कभी कंधे पे, कभी कमर में इस तरीके के पेन डेवलप हो जाते हैं। आपको लगता है फिजियो उसको भी सर डेफिनेटली आजकल आप देखेंगे पर्टिकुलरली जो भी अच्छे जिम है अपने जयपुर में, गोल्ड जिम है, एनी टाइम फिटनेस जिम है, या आप न्यू हेल्थ है, अच्छे नाम वाले हैं। जितने भी अच्छे जिम्स हैं हर जिम के अंदर एक फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल है। हम वहीं इंस्टेंट इंजरी हुई है और हम वहाँ अवेलेबल रहते हैं, तो हम वहीं पे उस प्लेयर को या इंसान को वहीं पे हम ठीक कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये एक अवेयरनेस होना, नॉर्मल जो जिम्स हैं, नॉट ओनली दी हाई फाई जिम्स, जो नॉर्मल जिम्स हैं उनमें भी एक फिजियोथेरेपिस्ट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ होता है तो वो उसी तुरंत उनकी मांसपेशियों में कोई भी जकड़न आई है, कोई स्प्रेन आया, कुछ भी आया, फिजियोथेरेपिस्ट इमीडिएटली वहाँ पे ठीक कर सकता है। चलिए, ये बात तो हुई हमारी कॉमन बात। अब हम आते हैं घुटने के दर्द की, जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है लोगों में, चाहे वो यूथ हैं, चाहे ओल्ड एज में हैं, जिसमें भी हैं, इन सबको घुटने के दर्द। तो क्या सबसे बड़ी टर्म आपके हिसाब से, एक फिजियोथेरेपी के हिसाब से, आप सोचते हैं कि घुटने के दर्द का कारण ये हो सकता है? सर देखिए, घुटनों के दर्द का कारण बहुत अलग अलग हो सकते हैं। उम्र के हिसाब से है, मोटापा है, कोई अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, या खेलकूद के दौरान कोई इंजरी हो गई है उसका कारण है, मांसपेशियां कमज़ोर हैं, तो अलग अलग इसके रीजंस होते हैं कि जिससे कि घुटनों का दर्द होता है। नहीं, जैसे आपने कहा कि मांसपेशियां कमज़ोर है या इंजरी है, तो इंजरी में ऐसा भी होता है कि जैसे आज मान लीजिए कोई इंजरी मेरे को हुई है और मैंने उसके ऊपर कुछ लगा लिया, उसके बाद क्या 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद डेवलप हो? क्योंकि वो इंजरी हुई है, आपने कुछ लगा लिया, कोई लेप कर लिया, या आपने कोई भी गर्म पट्टी बांध ली, उस टाइम पे आपने जो एक्यूट इंजरी थी उसको तो आपने घरेलू इलाज से ठीक कर लिया, बट उसके घुटने के अगल बगल की जो हमारी मसल्स होती हैं, जैसे कि क्वाड्रिसेप्स मसल्स हैं, जो हमें पाँव सीधा करने में या चलने में, सीढ़ी उतरने चढ़ने में हेल्प करती है, वो वीक होती जा रही है। तो डेफिनेटली वो 1 साल बाद में क्या, 6 महीने बाद में क्या, फिर से वो पेन आ सकता है मांसपेशियों के कमज़ोर होने की वजह से। जैसे एक टर्मिनोलॉजी है मसल्स को लेके, लिगामेंट को लेके, मेनिस्कस को लेके, जो हड्डियों से जुड़ी समस्या है, जो खासकर घुटनों को लेके बात होती है, वो बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। सर डेफिनेटली बहुत इफेक्ट करती है, क्योंकि कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं हमारे चलते चलते पाँव अटक जाता है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे लिगामेंट एक चीज़ और भी मैं बात करते करते लोग कहते हैं मेरी घुटने में से कट कट की आवाज़ आ रही है। सर वो कार्टिलेज की प्रॉब्लम होती है। एक एज के बाद में हमारे बॉडी के अंदर डीजनरेशन आने लगता है, कार्टिलेज घसने लगता है, क्योंकि नी एक ऐसा जॉइंट है जिसमें हमारा पूरा बॉडी का वेट जाता है, ये वेट बेयरिंग जॉइंट है। तो डीजनरेशन, कार्टिलेज घसने की वजह से वो कड़कड़ की आवाज़ आने लगती है। और लिगामेंट की और उसकी जब हम बात करते हैं आपसे, तो वो हम पेशेंट्स को इफ़ मान लीजिए कि माइल्ड इंजरी है, उसको हम फिजियोथेरेपी से रिकवर कर सकते हैं। सपोज़ किसी का एसीएल लिगामेंट टूटा है, ग्रेड 1 और 2 को हम फिजियोथेरेपी से रिकवर कर सकते हैं। पेन रिलीफ है, तो मतलब पेन तो रीजॉइंट हो जाता है वो? सर रीजॉइन नहीं होता है, बट हम उसकी सोजन के ऊपर वर्क करते हैं, उसके पेन पे वर्क करते हैं, उसके अगल बगल की मांसपेशियों पे वर्क करते हैं, जिससे कि वो स्ट्रेंथन अप हो जाती है, तो पेशेंट अपने ऑपरेशन को टाल सकता है। यदि वो ग्रेड 3 टियर है तो हमें पहले उसको सर्जरी रिकमेंड करना पड़ता है। जो भी स्पोर्ट्स सर्जन्स होते हैं उनसे हमें पहले सर्जरी करानी होती है, उसके बाद हम उनको फिजियोथेरेपी देते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स सर्जन भी अलग होते हैं? जी सर, ज़रूर। आप देखिए, नॉर्मल ऑर्थोपेडिक सर्जन, हैंड स्पेशलिस्ट सर्जन, स्पोर्ट्स सर्जन, ये सब अलग अलग। मतलब आपको लगता है कि एक समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे ब्रांचेज भी बढ़ रहे हैं हर सेक्टर? बच्चों के पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक वो अलग होते हैं, ये नी रिप्लेसमेंट सर्जन अलग हैं। तो क्या घुटने की जो खासकर जिस तरीके से कि क्या उसमें नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है, तो उसको क्या एमआरआई करा के या फिर एक्सरे करा के मालूम किया जा सकता है, या ऐसे ही? जी सर, अभी जब पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा नहीं है, माइल्ड पेन है, तो उसको हमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्सरे कराएं। कुछ हमारे स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। बट गंभीर कोई चोट लगी हुई है, गहरी चोट है, तो उसमें डेफिनेटली हमें एक्सरे और एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, आप बोल रहे थे मोटापा बहुत बड़ा कारण हो सकता है? बहुत बड़ा कारण है मोटापा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घुटना हमारा वेट बेयरिंग जॉइंट है। जो इंसान मोटा है
उसका मोटापे की वजह से उसका पोस्चर ख़राब होगा, चलना उठना बैठना ख़राब होगा, तो वो सीधा अपने घुटने पे जोर पड़ता है उससे। मतलब वजन के साथ साथ आपको कहना है कि गलत पोस्चर, गलत पोस्चर और गलत पोस्चर अगर दुबला व्यक्ति भी गलत पोस्चर में बैठा है तो भी, जैसे कि घुटने वाले तकलीफ वाले लोगों को हम बोलते हैं कि उनको गहरी कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, नीचे सोफे पे या पट्टे पे नहीं बैठना चाहिए, ज़्यादा देर के लिए आलती पालती मार के नहीं बैठना चाहिए, उकड़ू नहीं बैठना चाहिए, ये सब चीज़ों को उनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। तो ये पोस्चर उसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ है रहती है। अच्छा, एक बहुत सी बार ये होता है कि एक चीज़ और भी मानी जाती है घुटने के इनके दर्द को लेके या कोई भी जॉइंट के दर्द को लेके, लोग कहते हैं स्टेरॉइड्स काम में ले लेते हैं लोग, या उसके इंजेक्शंस डेवलप कर लेते हैं या वो लगा लेते हैं, वो उसके कारण लोगों को लगता है थोड़े दिन तो चल जाएंगे। इट्स हार्मफुल? हार्मफुल डेफिनेटली। मेरे पास में अभी एक 52 ईयर ओल्ड फीमेल है जिनको 7 साल पहले घुटने में तकलीफ़ हुई थी। उनको मैंने उस टाइम पे शायद महीना 1.5 महीना थेरेपी दी। वो 7 साल से एकदम ठीक थी। अभी 1 साल से फिर से उनको तकलीफ़ हो रही है। फिर मैंने थेरेपी दी, ठीक हुआ। बट रिसेंटली क्या हुआ, उनका घुटना बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया क्योंकि उन्होंने रिगरस एक्सरसाइजेस कर ली और डांस कर लिया, जो हम उनको सजेस्ट नहीं करते हैं, उनको स्ट्रिक्टली मना था। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला स्टीरॉयड लगाना है, इंजेक्शन लगानी है। किसी डॉक्टर ने बोला है कि हमें इंजेक्शन से जो फ्लूइड है उसको निकालना है। उन्होंने मेरे को आके बोला ज्योति क्या करें, मेरे को इंजेक्शन नहीं लगवानी है। मैंने मेरे सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी कंसल्ट किया। सर ने बोला कि तुम ये दवाई दो और ये 6 वीक उनको एक्सरसाइज कराओ, उससे से वो ठीक हो जाएंगी। और आज वो अपना सारा काम कर पा रही हैं। कोशिश हम यही करते हैं जहाँ तक स्टीरॉयड नहीं दें उतना ही बेटर रहता है। तो जैसे हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बट जब पेशेंट बहुत पेन में है, अभी पेशेंट की ये स्टेज नहीं है कि हमें उनको सर्जरी करवानी है और एक्सरसाइज से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि नाउ इट इज़ अ टाइम कि आप एक बार स्टीरॉयड लीजिए जिससे कि आपको पेन फ्री आप रह पाए। उसकी भी मात्राएं तय है। हाँ, किस लेवल के ऊपर है तो हमें कब देना है उसकी भी वो तय होती है। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स पूरा सजेस्ट करते हैं। डायबिटिक पेशेंट भी परेशान होते हैं घुटने के उससे? सर, घुटने के डायबिटिक पेशेंट्स का इतना मेजर रोल नहीं रहता है, बट डेफिनेटली डिजनरेशन बहुत जल्दी आता है क्योंकि ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जिस जॉइंट के ऊपर जकड़न होती जा रही है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है और डायबिटिक पेशेंट है, तो उसके अंदर उनको हील होने के अंदर, रिकवरी के अंदर थोड़ा स्लो रहता है। और डायबिटिक पेशेंट्स का भी ये है कि उनको मांसपेशियां कमज़ोर रहती है उनकी बहुत ज़्यादा। तो पर ये कैसे होता है, इसमें हम अगली बार जब आपके साथ बैठेंगे तब जरूर बात करेंगे। जैसे कोई फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट किसी के पास जाता है तो सीधा वो यही पूछते हैं आपको डायबिटीज़ है क्या? सर, ये क्वेश्चन हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनके सेल्स जो होते हैं वो सेल मेटाबॉलिज्म्स इतने वीक होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के। फ्रोजन शोल्डर एक अलग तकलीफ है, घुटने की एक अलग तकलीफ है। फ्रोजन शोल्डर में क्या होता है, हमारे कैप्सूल्स जो होते हैं वो चिपक जाते हैं जॉइंट से। तो जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उनकी चिपकने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उनके स्टिफनेस होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वैसे ही उनकी रिकवरी भी स्लो रहती है। तो इसलिए दोनों टर्म अलग अलग है। दोनों टर्म अलग अलग है। जॉइंट का काम करने का तरीका अलग है, इसलिए उस पर बात अलग से होती है। चलिए, अच्छा, दूसरा क्या, अल्ट्रासाउंड, टेंस, IFT जैसी जो मशीनें हैं जिस पे आप काम करते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा कारगर करती हैं इन सबको लेके, अल्ट्रासाउंड और ये सब? डेफिनेटली, बीइंग अ सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, जब इनिशियली हमारे पास पेशेंट आता है और इनिशियली उनको अक्यूट इंजरी है, स्वेलिंग है, तो वो हम एक्सरसाइज से नहीं सही कर सकते। उनके लिए हमें मशीनें लगानी ही पड़ती है, चाहे वो IFT है, एक ही पॉइंट पे पेन है तो हम IFT लगाएंगे, पूरा स्प्रेड हुआ हुआ पेन है तो हम टेंस लगाएंगे, स्वेलिंग है तो हम अल्ट्रासाउंड देंगे, स्पोर्ट्स इंजरी है तो हम लेज़र थेरेपी देंगे। ऐसे हमारे पास में डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं इलेक्ट्रोथेरेपी की, वो हमें बहुत हेल्पफुल करती है। पेशेंट का पेन सबसाइड हो गया तब हम पेशेंट को एक्सरसाइज पे लेके आते हैं। नहीं, अक्सर जैसे बहुत सी बार बात होती है, मैं इसको दूसरे टर्म में बात कर लेता हूँ कि हम जब फिजियो के लिए बात करते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं यार वो 3 मशीनें लगा देते हैं, उसमें कभी इधर से करंट आ जाता है, कभी उधर से करंट आ जाता है, समझ में नहीं आता है उसमें ठीक कैसे होगा। तो ये जो लोगों का मिथ है, ये कैसे बदलेगा? सर,
अब उसमें क्या है कि मशीन जब हम लगा रहे हैं उसमें हमारे डिफरेंट मोड्स होते हैं, वो हमने इस चीज़ की स्टडी करी है, हमें पता है कि क्या टाइप का पेन है, कैसी इंजरी है, इसमें कौन सा मोड है वो हेल्प करेगा पेशेंट। बट ये आपके लिए डायरेक्शन ये रहता है कि जिस जगह आपने वो लगाया उस मसल्स को कैसे काम में लिया जाए, उसी जगह लगाते हैं, ऐसा कुछ होता है? जी जी। मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हम अलग तरीके के मोड लगाएंगे, मसल की इंजरी को ठीक करने के अलग तरीके मोड लगाएंगे, नर्व को खोलने के लिए हम अलग तरीके के मोड लगाते हैं, अलग तरीके की प्लेसमेंट होती है। कई बार कई फिजियोथेरेपिस्ट ये गलती कर जाते हैं जो अभी इतने एक्सपर्टीज़ नहीं है, जहाँ दर्द होता है वो वहीं लगा देते हैं। उसका रीज़न ये रहता है वो पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, रेज फ्लो करती है। IFT की हम बात करते हैं, इंटरफेरेंशियल थेरेपी एक हमारी ऐसी मशीन है जो हम बहुत ही यूज़ करते हैं हमारे क्लिनिक्स के अंदर। IFT का मेन पर्पस होता है बीट फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। सपोज़ इस जगह पे पेन है और यहीं पे हम उसको मशीन को लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड्स को लगा देते हैं, तो उसकी बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं मिलेगी। उसकी बीट फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, जब यहाँ और यहाँ हम प्लेसमेंट करते हैं तो उसकी रेज यहाँ आएगी आपके दर्द वाले एरिया पे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर फिजियोथेरेपिस्ट को जानना कि हमें उसकी मशीन की प्लेसमेंट कैसे करनी है। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसके अंदर इलेक्ट्रोथेरेपी को यूज़ करने का। अच्छा, ये आपने बहुत अलग से बात बताई कि उसको साइड से आपको उसको वो करना पड़ेगा। अगर वहाँ से स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उस पेन को आप ज़्यादा जल्दी ठीक कर पाएंगे। कई बार फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो महीनों 2-2 महीने तक लगाए जा रहे हैं, पेशेंट कहता है हम तो वहाँ 3 महीने थेरेपी ले ली, हमें रिलीफ नहीं आया। हमारे पास में सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, तब हम उनसे बातों बातों में पूछते हैं पेशेंट्स को, आपने कौन सी मशीन लगाई, आपको किस तरीके से लगाते थे, क्या करते थे। तो हमें पता चल जाता है कि भाई पेशेंट का ये राइट ट्रीटमेंट नहीं हो पाया वहाँ पे, इस कारण इनका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, जबकि फिजियोथेरेपिस्ट ने अपना काम पूरा किया है। बट इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही अल्ट्रासाउंड जो थेरेपी है, फिजियोथेरेपिस्ट अल्ट्रासाउंड दे रहा है, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड कहीं जा रहा है। अल्ट्रासाउंड का जो हेड होता है हमारा, वो स्किन से, बॉडी से टच रहना चाहिए। जैसे ही अल्ट्रासाउंड का हेड टिल्ट हो गया और उसकी रेज निकलने लग गई है बाहर, तो वो इफेक्ट नहीं देगा। अल्ट्रासाउंड शुड बी ऑलवेज टच्ड ऑन दी सरफेस, जहाँ पे भी हम जिस पर्टिकुलर एरिया पे दे रहे हैं। फ़ोन पे आप बात करो, बट आपका जो कंसिस्टेंसी, उसका जो चलाने का, उसका जो है प्रोटोकॉल है, उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली रेज का गेम है पूरा। रेज का है, कैविटेशंस का है सर, अंदर से टिश्यू। वो क्या दर्द को हील करता है? स्वेलिंग्स को हील करती है बेसिकली। अल्ट्रासाउंड स्वेलिंग्स के लिए हम लोग, कोई भी किसी भी प्रकार की चोट है, उसमें स्वेलिंग आई है तो हम अल्ट्रासाउंड देते हैं, उसमें साउंड रेज जाती हैं। दिस इज़ अल्ट्रासाउंड। डायग्नोस्टिक्स अल्ट्रासाउंड अलग होता है, ये थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड होता है जो हम पेन रिलीफ के लिए यूज। एक अल्ट्रासाउंड जिसके अंदर अलग से बात होती है वो डिफरेंट है। क्या थेरेपी के साथ साथ आप एक्सरसाइज भी प्रोवाइड कराते हैं या एक्सरसाइज के लिए भी बोलते हैं कि एक्सरसाइज? सर डेफिनेटली, जैसे ही हमारी थेरेपी का सेशन पीरियड ख़त्म हो गया, हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस कराते हैं। जब पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है अपनी एक्सरसाइज करने में, तो हम उनको बोलते हैं कि आप घर पे ये एक्सरसाइज आपको रोज़ 20 से 30 मिनट करनी है, दिन में 1 बार करनी है या 2 बार करनी है। इनफैक्ट हम उनको ये भी बताते हैं कितने टाइम पीरियड तक करनी है, 6 हफ्ते करनी है, 8 हफ्ते करनी है, 3 महीने करनी है। उसी हिसाब से उनकी प्रॉब्लम को वो मेंटेन करके रख सकते हैं। एक और चीज़ है जो टर्म आती है, हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी, और लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कब हीट थेरेपी करनी चाहिए, कब कोल्ड थेरेपी करनी चाहिए। सर ये इसका बहुत बड़ा मिथ है, हीट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी। मेरे पास में भी मेरे पुराने पेशेंट हैं जो मेरे पास में 10-10, 12-12 साल से आ रहे हैं, उनको अभी भी इंजरी होती है, वो मेरे को फ़ोन करके बोलेंगे ज्योति ये प्रॉब्लम हो गई, ये हीट करूँ कि कोल्ड करूँ। इसका सिंपल एक कंसेप्ट है सर, जैसे कि चोट लगी है, तुरंत चोट लगी है, दैट मीन्स अक्यूट इंजरी है और वहाँ पे सूजन आई है, तो उसमें हमें कोल्ड थेरेपी देनी चाहिए, क्योंकि उसको हमें कंप्रेशन करना है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है तुरंत चोट लगने की वजह से, तो उसको हमें कंप्रेस करना है। उसके लिए हम आइस थेरेपी सजेस्ट करते हैं। और जैसे कि जकड़न है मांसपेशियों के अंदर, कमर में, गर्दन में, किसी में, और पुरानी प्रॉब्लम चलती आ रही है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लो बैक पेन है, तो उसमें जकड़न की वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए हम उनको गर्म सिकाई के लिए बोलते हैं कि हीट थेरेपी करिए। अब हीट थेरेपी के भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है ड्राई हीट थेरेपी, एक होता है मॉइस्ट हीट थेरेपी।
ओल्ड एज वाले पेशेंट्स को हम हमेशा ड्राई हीट थेरेपी लेने से मना करते हैं, जिससे ड्राई से क्या होता है कि बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, मसल्स में डिहाइड्रेशन होने लगता है, उससे स्किन बर्न होने। ड्राई की टर्म क्या है वो भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, ड्राई कैसे होती है? ड्राई हीट थेरेपी होता है, आजकल बहुत फ्लेमिगो के, टाइनोर के, सबके हीटिंग पैड्स आ रहे हैं, कोई IRR से हीट कर रहा है, उसको हम ड्राई थेरेपी बोलते हैं। तो वो हम ओल्ड एज के अंदर मना करते हैं, क्योंकि उसमें क्या, स्किन ऑलरेडी ओल्ड एज की सेंसिटिव हो चुकी है, तो वो बर्न होने के चांसेस रहते हैं, स्किन के कलरेशन के अंदर डिफरेंस आने लगता है। उनको हम बोलते हैं मॉइस्ट हीट। अब मॉइस्ट हीट क्या है? गर्म तौलिए से आप सिकाई करिए, या हॉट पैक होता है, प्लास्टिक का हॉट पैक होता है, उसको टॉवल में रैप करिए और उससे आप सिकाई करिए, तो उससे वो गहरी सिकाई होती है, उससे जकड़न की जो ब्लड सर्कुलेशन रुकी हुई है वो ब्लड सर्कुलेशन होने लगती है। तो इसका मेन कंसेप्ट यही है कि कोई भी एक्यूट इंजरी है, स्वेलिंग है, कुछ भी है, उसके लिए आइस आपको हेल्प करेगी, और जकड़न के लिए आपको हीट थेरेपी हेल्प करती है। एक और अभी चल रही है, जो अभी लेटेस्ट बीच में भी बात चल रही थी कुछ, और अब डेवलप्ड है या नहीं है, स्टीम को लेके भी लोग बहुत सारी बात करते हैं, स्टीम थेरेपी, जिससे गर्म स्टीम्स के साथ सेक करना और वो सब। तो ये क्या मॉइस्ट में आएगा या नहीं, ये अलग ही थेरेपी है? नहीं, इसको भी हम मॉइस्ट के अंदर ही बोलेंगे, क्योंकि स्टीम से भी बॉडी के अंदर मॉइस्ट ही बन रही है। उसी तरीके से आजकल हम आइस बाथ देते हैं, स्पेशली हम प्लेयर्स को। मैच खेला है, हमारे बैक टू बैक मैचेस चल रहे हैं, इतना लोड लिया है, मसल्स थक चुकी हैं, अंदर मांसपेशियों में स्वेलिंग आई है, तो हम उनको आइस बाथ देते हैं। आइस बाथ देने का भी एक टाइम पीरियड होता है, हमें 8 मिनट तक हम दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल, प्लेयर टू प्लेयर। मिनिमम 2 मिनट उनको उस आइस बाथ के अंदर रहना होता है, जिससे उनकी स्टिफनेस नहीं आए, कोई सोजन नहीं हो। और उसी तरीके से हम स्टीम भी देते हैं। जो प्लेयर है, स्पेशली बॉलर में बोलूँगी आपको, उसका पूरा स्विंग होता है, बॉलर का पूरी बॉडी स्विंग होती है, हैंड, बैक, हिप्स, नी, लेग्स, सब के अंदर पूरी मूवमेंट होती है। तो उनके जकड़न आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जब बॉडी एक्टिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, बट जब रिलैक्स हो चुके हैं, कूल डाउन हो चुके हैं आफ्टर द मैच, तो उनके स्पास जल्दी आ जाता है, जकड़न जल्दी हो जाती है, लॉन्ग मसल्स के अंदर स्पेशली। तो उन लोगों को हम स्टीम लेने के लिए सजेस्ट करते हैं। फिर वो उनकी ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, और जकड़न नेक्स्ट मैच से स्टीम बाथ देने के लिए, उनके लिए स्टीम बाथ हम यूज़ करते हैं। वो स्टीम बाथ बेसिकली स्पोर्ट्स के अलावा भी अगर कोई मतलब कोई भी अभी जयपुर में आई डोंट नो, मैं ये स्पा जितने हैं उनके अंदर स्टीम बाथ और ये जो कोल्ड वो जो है वो सब जो सर, चल रहा है। अभी आपने पहले भी मेरे से क्वेश्चन किया था, पुरानी साइंस और न्यू टेक्नोलॉजीज के अंदर। पुरानी साइंस के अंदर भी बोला जाता था मालिश कराओ, मालिश करा के ब्लड सर्कुलेशन, मालिश करा के हमेशा गर्म पानी से नहाना चाहिए, ठंडे से नहीं नहाना चाहिए। तो उसी तरीके से ये स्पास के अंदर भी स्टीम बाथ एंड ऑल है, वो हेल्पफुल रहती हैं। अच्छा, आपको लोग कभी कभार आप लोग ये भी कहते हैं कि जैसे वजन जिसका ज़्यादा है या जिसका नॉर्मल वजन है, फिर भी उसको कभी घुटने में दर्द है, तो वजन कम करने और उनकी डाइट के अंदर चेंजेस के लिए भी बात? डेफिनेटली सर, पेशेंट का वजन बहुत ज़्यादा है, वेट बेयरिंग जॉइंट है, तो उस पर लोड ज़्यादा आएगा। वजन कम होने से उनका लोड कम आएगा। पेशेंट बहुत ज़्यादा हैवी है, ओबीज है, बट वो डाइट इतनी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, नमकीन, भुजिया इन्हीं पे ज़्यादा जी रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रोटीन और कैल्शियम डाइट नहीं ली है अच्छी, तो उनको घुटने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए हमें डाइट का भी इसके अंदर सबसे बड़ा रोल है। हम बोलते हैं जनरली उनको अच्छी प्रोटीन एंड कैल्शियम डाइट लेनी चाहिए जिनको घुटनों में तकलीफ़ रहती है। तो काफ़ी ऐसी आंटियाँ हैं कि जो रोज़ ये खाते हुए, क्या अखरोट खाते हुए थक गए, कुछ चेंज कर दो, तो हमें उनको अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, और जिससे कि उनके वो घुटने मेंटेन रहे और टाल सकें, जब तक ऑपरेशन वो टाल सकती हैं, विथ डाइट वो लोग अपना मेंटेन कर लेते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना, दौड़ना, फास्ट वॉक करना, ये सब भी थोड़ा सा कभी कभी हानिकारक होता है। तो सर, जब मैं आपके स्टूडियो में आ रही थी तो 3 सीढ़ी चढ़ गए, 3 फ्लोर की फ्लोर में चढ़ के आई, तो बीइंग फिट फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, मैं मानती हूँ मेरा पोस्ट प्रेगनेंसी वेट अभी भी रिड्यूस नहीं हुआ है, बट बीइंग फिट फिजियोथेरेपिस्ट, ऊपर चढ़ते चढ़ते एक बार तो मुझे भी लगा कि सर के यहाँ पे मैं 4 बार आऊँगी तो घुटने में दर्द हो जाएगा। तो डेफिनेटली हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि घुटने में तकलीफ़ है, तो सीढ़ियाँ चढ़ने से क्या है, हमारा जॉइंट का जो एंगल है, आप मेरे से बात कर रहे थे कि किस एंगल में होना चाहिए मूवमेंट, हमारा जॉइंट का मूवमेंट ज़्यादा होता है, दौड़ने में भी वो रिपीटेटिवली मूवमेंट होती है, तो वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए।
जिस इंसान को अपनी ऑफिस में जाना ही है, जो मैं अभी लेडी की बात कर रही थी आपसे, वो हमेशा आपकी जितनी ये 3 फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हैं। बोला ज्योति मेरे को लिफ्ट से डर लगता है, मैं लिफ्ट से नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिक है, मैं लिफ्ट यूज़ ही नहीं कर सकती हूँ और ऑफिस मेरे को डेली जाना है। मैंने उनके लिए ये एक यूज़ किया कि देखो आप ऊपर चढ़ते टाइम पे हमें जोर ज़्यादा आता है, तो आप चढ़ते टाइम पे आप लिफ्ट यूज़ करिए, उतरते टाइम पे आप अपनी सीढ़ियाँ यूज़ करिए। तो उससे वो अपना नी को बचा पा रही हैं और मेंटेन रख पा रही हैं। दौड़ना भी हम लोग बोलते हैं कि कम उसमें रहना चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे नी पे और एंकल पे अफेक्ट करता है। अच्छा, एक बहुत छोटा था, एक चीज़ मुझे याद आई अभी बैठे हुए। जैन साधु हैं, वो पैदल चलते हैं, अपना जब खाना लेने जाते हैं तब वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं। बॉम्बे में अभी मैंने देखा एक जैन साधु 23वें माले पे, कोई जैनी फैमिली रहती थी, उनके लिए वो लिफ्ट काम में नहीं लेते, वो 23वें माले बड़े आराम से चढ़े, वहाँ से अपना आहार लिया और वापस नीचे उतर गया। कोई थकावट नहीं, कोई सांस का फूलना नहीं, कुछ नहीं। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट? सर, मैं विद्याधर नगर में मेरा क्लिनिक चला रही हूँ पिछले 14 साल से। वहाँ हमारे एक जैन का समाज का एक घर है, वहाँ महाराजीज आते हैं, फीमेल महाराजी आती है तब मैं जाती हूँ, मेल महाराजी आते हैं, मेरे स्टाफ जाते हैं। मैंने उनकी लाइफस्टाइल को देखा है। हम बोलते हैं कमर में दर्द है, हार्ड सरफेस पे नहीं सोना, वो सो ही रहे पलाई पे। हम कहते हैं कि नीचे नहीं बैठना है, वो बैठ के सारे काम कर, क्योंकि वो जितने नियम के साथ वो अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हैं ना, वो आज आम आदमी नहीं जी रहा है। फूड हैबिट भी है ना, फूड हैबिट दिन अस्त होने से पहले खा लेना, और दैट इज मेन मेरे पास एक महाराज हैं जिनको मैं 12 साल से देखती आई हूँ। वो जब भी आने वाली होती हैं, भैया को एक जो हमें अपॉइंट करते हैं उनको पहले ही बोल देती है कि मैम को बुला देना, मेरे को सिर्फ एक बार दिखाना है। उनको मैंने इतनी बार बोला हुआ है, आप बैठोगे नहीं, आप नीचे नहीं बैठोगे, सारा लगा के बैठोगे। बोले ज्योति मैं तो 4 घंटा साधना करूँगी, मैं तो बैठूँगी। और वो अपना चला पा रही है क्योंकि बट उनकी जो ईटिंग हैबिट है, उनकी जो लाइफस्टाइल है, दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, जो आजकल आम आदमी अपनी लाइफस्टाइल पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। एक और चीज़ है जो आज की डेट में, चाहे वो मार्केटिंग का फड्डा कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, नी बेल्ट की बात होती है, सपोर्ट बेल्ट्स की बात होती है, इन सब चीज़ों की बात होती है, ये कारगर होते हैं सब यार? डेफिनेटली। हमारे पास पेशेंट आया, हमने पेशेंट को रिकवर कर दिया, पेन सबसाइड कर दिया, एक्सरसाइज से मांसपेशियों को मजबूत कर दिया। पेशेंट कहता है मेरे को वॉक स्टार्ट करना है, तो उनकी वो प्रॉब्लम रीअकर जल्दी ना हो। तो वैसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि आप नी कैप पहन के वॉक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी एक हैबिट नहीं बनाइए। उसकी हैबिट बनाने से आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं। तो वैसे लोगों को हम सजेस्ट करते हैं कि आपको पहनना चाहिए। या फिर कोई लिगामेंट इंजरी है, जो पेशेंट बैलेंस नहीं कर पा रहा है, फिर से लॉक हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो उनको हम नी ब्रेसेस का सजेस्ट करते हैं एक टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद वो हम मैराथन के जितने धावक होते हैं उनको सबसे ज़्यादा नी में पेन चालू हो जाता है, जो मैराथन, जो फुल मैराथन करते हैं, हाफ मैराथन। सर नी में ही नहीं, मैराथन वालों को, अभी मेरे पास में लेटेस्ट में एक पेशेंट है जिनको एंकल इंजरी हुई है, और वो अभी रिसेंटली 18 किलोमीटर्स की मैराथन करके आए हैं विथ हिज नी एंकल इंजरी, और अभी वो आउट ऑफ इंडिया गए हैं। वो वहाँ पे शायद उनकी 28 या 22 किलोमीटर की मैराथन है। उनका हम एंकल का ऐसा प्रोटोकॉल हमने सेट करा हुआ है उनका, कि उनको हम इस तरीके की एक्सरसाइजेस करा रहे हैं कि वो जब रन करेंगे तो उनके एंकल पे लोड नहीं आएगा। अब वहाँ मैराथन के टाइम पे वो कुछ पहन के मैराथन नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में स्पेशली टेप्स आती हैं जिसको हम बोलते हैं काइनेसो टेप, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। हमने पेशेंट को एंकल को सपोर्ट करने के लिए वो टेपिंग करी। लास्ट में मैराथन जाने से पहले, आउट ऑफ इंडिया जब वो निकल रहे थे, उससे पहले उन्होंने मेरे को बोला कि मैम आप मेरे पास एक रोल भिजवा दीजिए टेप का, और मैं आपके स्टाफ से सीख लेता हूँ, मैं वहाँ पे टेप कर लूँगा और मैं उस तरीके से मेरी मैराथन ईजिली कर पाऊँगा। एंड ही डिड इट हिज सेकेंड मैराथन ऑल्सो नाइसली। ये आपने टेप वाली बात की है, ये अभी ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा, जहाँ भी पेन होता है लोगों को देखा है। ये बेसिकली है तो ये ओल्ड थेरेपी, पुराना एक सिस्टम रहा, पहले भी लोग, फिजियोथेरेपी इटसेल्फ ओल्ड साइंस है, पूरा फिजियोथेरेपी को आप देखो। बिल्कुल है, परंतु अब उसके अंदर नए नए इजाफे हो गए हैं, नए तरीके से लोगों ने उसका वो बदल दिया है, प्रारूप बदल दिया है, सिस्टम बदल दिया है कि भाई इसको इस तरीके से आप सरल कर सकते हो। पहले पट्टी बांध के लोग उसको कर लिया करते थे, अब उसकी जगह आपने टेप जो आ गई है। वाकई में कारगर है ये टेप? डेफिनेटली सर। देखिए मेरे प्लेयर, उससे क्या मसल्स को सपोर्ट मिल जाता है? जो मसल को हमें सपोर्ट करना है, बोन को, जॉइंट को सपोर्ट करना है, मूवमेंट करवाने अलाउ करना है, उसका भी एक तरीका होता है।
कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट है, एक्सपीरियंस नहीं है, स्पोर्ट्स से एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं पे भी टेप लगाने से मतलब नहीं होता है। हमारे प्लेयर होते हैं खेल रहे, खेलते के साथ में बीच में ही हैमस्ट्रिंग खिंच गया, तो हम उनको जैसे टेपिंग कर देते हैं, वो अपना पूरा मैच खेल पाते हैं। बहुत फ़ायदेमंद होती है। आजकल की ट्रेंडी लेडीज़ हैं, नी कैप, जूती नी कैप पहन के जाऊंगी पार्टी में, लोग बोलेंगे तेरी तकलीफ हो रही है, कुछ ऐसा है कि मेरे को सपोर्ट में मिल जाए और मेरे को नी कैप नहीं पहनना पड़े। डेफिनेटली हम टेप के साथ में वो 4-4 घंटे हील्स पहन के अपनी पार्टी अटेंड करते हैं और वो हेल्पफुल रहती है उनको। अब मैं एक सवाल और, ये खासकर महिलाओं के लिए तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल हील्स पहनने का बड़ा शौक है, क्या इससे भी घुटने खराब हो रहे हैं? डेफिनेटली इससे भी घुटने खराब होते हैं। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, माफ़ करना मुझे क्योंकि मैंने आपकी हील्स पे सवाल मैं जिस भी पेशेंट को देखती हूँ, मेरी नज़र सबसे पहले उनकी चप्पलों पे और जूतों पे ही पड़ती है। पेशेंट को जरूरी नहीं है कि हील्स पहनने से आपको सिर्फ नी में ही पेन होगा, आपको पोस्चर चेंज हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, बटक्स के अंदर हमारी ग्लूट्स मसल्स होती हैं जो हमारे खड़े होने में कंट्रोल करती हैं, वहाँ पे हमारे टाइटनेस आ सकती है। तो हील्स में भी आजकल वैरायटीज़ आ गई हैं। पहले की लेडीज़ मैं देखती थी पेंसिल हील्स पहन लेते थे, आजकल की जनरेशन हील्स पहनना चाहती है, बट वो पेंसिल हील्स नहीं, दे विल गो फॉर वेजेस, ब्लॉक हील्स, जो उनको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती हैं। तो डेफिनेटली तो ये तो पुरुषों में भी लागू होता होगा कि उनका शूज का पोस्चर कैसा है वो? डेफिनेटली मैं किसी भी व्यक्ति से या किसी भी मेरे रिलेटिव से या किसी पुराने पेशेंट से मिलती हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन ही यही होता है, अच्छा आजकल आप पानी कितना पी रहे हो, आपने तो ये शूज़ ऐसे पहन लिए, मैडम अभी से हम ऐसे जूते पहन लेंगे क्या? जयपुर के जो लोकल जयपुराइट्स लोग हैं, वो लोग को वो मोजड़ी वाली टाइप्स चप्पल पहनने की आदत है, बट वो सब नुकसान करती है। एडी में दर्द हो जाना बहुत कॉमन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लांटर फैसियाटिस। एक तो डिहाइड्रेशन भी बहुत बड़ा काम करता है। ऑफ कोर्स, तभी मैंने आपको बताया ना कि सबसे अभी मैं आपके स्टूडियो में आई, मेरे पास बच्ची आई एक 20 साल की, मैम मेरे यहाँ पे दर्द होता है और वो कभी कभी इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है, तो बच्ची का विटामिन कम है, डिहाइड्रेशन है, पोस्चर ख़राब है, उसकी वजह से ही वो दर्द आ रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन, अलॉन्ग विद डिहाइड्रेशन, आजकल हम पेशेंट्स को बोलते हैं एल्कलाइन वाटर पीने के लिए। दिन के अंदर कम से कम 2 ग्लास एल्कलाइन वाटर होना चाहिए। लोग कहते हैं हम अलग से मशीन लगाएंगे एल्कलाइन की, ये लफड़े करेंगे। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। सीधी एक कांच की बॉटल लीजिए, उसके अंदर कभी आप नींबू का स्लाइस डालो, कभी कुकुम्बर डालो, कभी मिंट लीव्स डालो, कभी अदरक डालो, क्लोव डालो, कुछ भी, वो उस पानी को एल्कलाइन बनाता है और आप उसको लेते हैं तो उसमें आपकी मांसपेशियों में कोई सूजन है, कोई भी जकड़न है या गट की प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ों को वो बेटर करती है। अब एक चीज़ और बताइए कि फिजियोथेरेपी पूरी ज़िंदगी तो नहीं चल सकती तो क्या आपको लगता है कि आप ये सजेस्ट करती हैं कि जैसे फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज के बाद लोगों के दर्द से रिलीफ हो जाता है या उनको फिर वापस रिबूट हो जाता है? तो सर मैं बोलती हूँ, मैं वो पेशेंट की वो या वो क्लाइंट की या वो बिजनेसमैन की 12 साल से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो ज़रूरी नहीं है मैं 12 साल से उनको देख रही हूँ या 12 साल से वो मेरे को विज़िट कर रहे हैं, मैं उनके घर पे विज़िट कर रही हूँ। रीअकर होती है प्रॉब्लम, कभी कहीं हुई है, कभी सेम जॉइंट पे हुई है, तो जिस पर्टिकुलर एरिया की मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं हमने ठीक कर दिया, 6 महीने बाद में रीअकर होके आती है वो, तो उसके लिए फिर हमें फिजियोथेरेपी देनी पड़ती है। पेशेंट हमें इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि मैडम मैं तो अब एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूँ, बहुत एक्सरसाइज कर ली, कुछ और इसके लिए है, तो हम उनको अल्टरनेटिव चीज़ें बताते हैं कि अब आप ये वॉक करो या इस योगा थेरेपिस्ट के पास आप जाइए, इस तरीके के आप योगा करिए, इससे आप मेंटेन करके सकते हैं। हम एक बीइंग महिला होने के नाते अक्सर बहुत सारी बात प्रॉब्लम ये होती है कि पोस्ट बच्चों को जन्म देने के बाद या मॉल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की प्रॉब्लम है, विटामिन्स की प्रॉब्लम, क्योंकि महिलाएं अपने घर में ध्यान नहीं रखती है अपना बहुत ज़्यादा, वो क्या है लेंगरी करती जाती है अपनी बीमारियों को, उनको भी बहुत जल्दी घुटने का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये सब के लिए क्या वैसा है? सर अगेन वही ओल्ड साइंस, पहले की लेडीज़ जो जापे का पीरियड हम बोलते हैं 40 डेज़ का, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैंने मेरी दोनों प्रेगनेंसी के बाद में 10 किलो घी खाया। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा? कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा। मेरी मम्मी ने मेरे को वो घी इसलिए खिलाया कि बेटा तू फिजियोथेरेपिस्ट है, तेरे को एक्टिव रहना जरूरी, तेरे घुटनों में जोड़ ना पड़े, ग्रीस खत्म हो। आजकल तो घी इसलिए नहीं खा रहे कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। वो मिथ रॉन्ग है।
हमने उतना ही वर्कआउट किया उसके बाद में, और वैसे ही हमने डाइट ली है। तो वो घी मेरी मम्मी के हाथ का खिलाया हुआ, चाहे उन्होंने मेरे को मेथी खिलाया, चाहे उन्होंने मेरे को अजवाइन, मेथी और अजवाइन खिलाई है या गोंद खिलाया है, आज तक मेरे नी मैं आई एम गोइंग टू टच 40 बट स्टिल टच वुड, मेरे नीज बहुत अच्छे हैं एंड आई एम अ मदर ऑफ 2 किड्स, और मैं उतनी ही फिट हूँ। तो डेफिनेटली ये डाइट का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और जो पोस्ट प्रेगनेंसी जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, आजकल लड़कियां वेट बढ़ने से बचती हैं कि हमें वेट बढ़ जाएगा, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो हमारे पास में लौट के आते हैं कि हमारे आज यहाँ दर्द है, आज हमारे यहाँ दर्द है, आज हमारी ये तकलीफ है। तो क्या मतलब एक चीज़ और भी हो सकती है कि आपके अब 2 चीज़ें हो गई यहाँ पे कि लोगों का ये मानना है कि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ या किसी फिजिशियन के पास जाओ या किसी के पास जाओ, आपने कहा कि साहब घी की मात्रा, क्योंकि मैंने देखा है जो मेरी ओल्ड दादी जी और ये लोग थे बढ़िया सा घी खाते थे और मस्त अपना जीवन जिया। आज की डेट में लोगों को घी, तेल और इन सब से परहेज होता जा रहा है। तो लोग अक्सर, मेरी जो दादी थी वो मुझे कहती थी कि घी नहीं खाओगे तो शरीर की हड्डियों के अंदर लुब्रिकेशन खत्म हो जाएगा, और वही जो बात है। तो क्या आपको लगता है कि इससे बैलेंस डाइट का खेल है ये सारा का सारा, ये आज की डेट में एक मार्केटिंग का खेल हो गया ये सारा का सारा? कि बैलेंस डाइट का खेल है सारा का सारा। सर, मार्केटिंग के नाम लेंगे आप, बहुत प्रोडक्ट्स आ चुके हैं कि ये प्रोडक्ट, सप्लीमेंट्स भी बहुत है, जैसे हर्बल लाइफ है, हर्बल लाइफ से आप वेट रिडक्शन कर सकते हो, ये प्रोटीन शेक ले सकते हो, बट हम वो सब चीज़ों को सजेस्ट ही नहीं करते हैं। मेरे से मेरी जो भी पेशेंट, फीमेल पेशेंट या मेल पेशेंट, कोई भी पूछता है मैडम हम प्रोटीन पाउडर ले लें, नहीं, क्योंकि एक प्लेयर की जो बॉडी है वो अलग तरीके से रिएक्ट करती है, आम आदमी की बॉडी अलग तरीके से। जब आपका इतना वर्कआउट नहीं हो रहा है, आपके टिश्यूज़ इतने रप्चर नहीं हो रहे हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन करेंगे तो वो आपको लेटर ऑन कुछ ना कुछ वाइटल साइंस आपके चेंज ही होके देगा। और जितनी भी ये मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ हर्बल लाइफ एंड ऑल, आप अपना नेचुरल चीज़ें लीजिए। बीइंग फिजियोथेरेपिस्ट एंड बीइंग इन दिस मिडल एज में, मैं खुद सुबह कभी अजवाइन का पानी पीती हूँ या कभी सौंफ का पानी पीती हूँ, कभी धनिए अजवाइन सब मिक्स करके पानी पीती हूँ, कभी मेथी का पानी पीती हूँ। उसमें कोई नुकसान नहीं है मेरे लिए, मेरे को फ़ायदा ही करता है। तो नेचुरल आप जितना लेंगे, बैलेंस डाइट आप जितना लेंगे, वो उतनी ही आपको फर्दर कोई वाइटल साइंस को ऊपर नीचे करने में हेल्पफुल रहती है। अच्छा, मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मेरे एक मित्र हैं, वो जिमिंग करते हैं और वो प्रोटीन लेते हैं। उन्होंने आते आते मेरे से पूछा, आज वैसी बात चली थी तो मैंने कहा आज फिजियोथेरेपिस्ट से मेरा एक पॉडकास्ट है, तो बोले यार वो पूछना कि ये प्रोटीन लेते हैं, हम बॉडी बनाते हैं रोज, ये सब करते हैं। सर डेफिनेटली वो इफ़ जिमिंग करते हैं और आप नहीं, परंतु बोले कि वो एक समय बाद वो नुकसान करते हैं और वो सब फिर घुटनों में और इनमें डाइजेशन प्रॉब्लम होने लगता है। घुटनों से कोई रिलेशन नहीं, हड्डियों में भी दर्द शुरू हो जाता है। बट वो जैसे कि इस एज में भी वो जिमिंग कर रहे हैं तो वो भी नेचुरल प्रोटीन भी ले सकते हैं, और जितना प्रोटीन उनको उनके डाइटिशियन ने या उनके ट्रेनर ने सजेस्ट किया उसी के अकॉर्डिंगली वो लें। वो ये सोचते हैं कि मैंने तो एक प्रोटीन पाउडर पी लिया, हो गया, मेरे को दाल नहीं खानी है, मेरे को नट्स नहीं खाने हैं, मेरे को कुछ भी ये चीज़ें, दूध नहीं पीना है, हो गया मेरा काम, तो वो उससे पूर्ति नहीं हो पाती है। दूसरा, एज ए थेरेपिस्ट, अब आपको पता नहीं उन सब चीज़ों के बारे में कैसे इन सारी चीज़ों को हम मैनेज करें, परंतु लोग वीगन होते जा रहे हैं, दूध छोड़ते जा रहे हैं, दही छोड़ते जा रहे हैं, पनीर को नहीं खाएंगे, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, ये भी लगता है कभी कभार दिक्कत करते हैं। सी जब एलर्जिक है पेशेंट, इंसान एलर्जिक है पर्टिकुलर, आजकल तो शौक हो गया है, तो वो नुकसान ही करती है उनको जॉइंट्स में, मांसपेशियों में तकलीफ पहुंचाती है एक टाइम पीरियड के बाद में। वो ताकत नहीं है। बाई कास्ट आई एम जाट, जाटों का बेस्ट खाना ही होता है दूध दही छाछ। मेरी विदाई के टाइम पे मेरी मम्मी ने मेरे हस्बैंड को एक ही चीज़ बोली, कुछ भी मत देना चाहिए, पूरे दिन खाना मत देना, रात को एक ग्लास बड़ा मिल्क जरूर चाहिए। हम बचपन से ही पीते आए और दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप देखोगे बोला जाता है जाट है, जाट की बिल्ट अलग है, वो इसीलिए बोला जाता है बिकॉज वो प्योरिटी जो खाना है वो बहुत ज़रूरी है। जो आज की जनरेशन छोड़ती आ रही है कि नहीं हम तो दूध नहीं पिएंगे, हमको तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया है, या हम ये नहीं खाएंगे इससे हमें वेट गेन होता है, तो वो नुकसान करता है उनको। आगे वो फिर सप्लीमेंट्स लेंगे और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो फिर सप्लीमेंट भी जाएंगे डेफिनेटली। नेचुरल। हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे बेहतर इसके लिए? मैं ये बोलना चाहूँगी कि नॉट ओनली आपको इंजरी हुई है, मेरा मेन मोटिव क्या है बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट,
आपको दर्द हुआ है उसका वेट मत करिए, आपको कोई इंजरी हुई है उसका वेट मत करिए। फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आप बार्बर के पास जाते हो, सलून में फीमेल सलून में जाती हैं, थ्रेडिंग कराती हैं, फेशियल कराती हैं, जेंट्स से शेविंग के लिए जाते हैं, हेयर कट कराते हैं। आप किस लिए जा रहे हो वहाँ पे? अपनी बॉडी की मेंटेनेंस की। लाइकवाइज हर इंसान को फिजियोथेरेपिस्ट के पास में मंथ में एटलीस्ट 1 से 2 बार जाना चाहिए, स्पेशली जिसका लॉन्ग सिटिंग जॉब है, स्टैंडिंग जॉब है या सेडेटरी लाइफस्टाइल है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने से उनकी हम मेंटेनेंस को मेंटेन करते हैं, बॉडी का अलाइनमेंट कैसा है, उनके कौन सी पर्टिकुलर मसल वीक हो रही है, उनको हम उस चीज़ के लिए गाइड कर सकते हैं कि वो अपनी आने वाली इंजरीज को प्रिवेंट कर सकें। सो दिस इज़ अ मेन मैसेज टू ऑल द ऑडियंस, you should not wait for some injury or a pain. You should visit a physiotherapist twice a month. Twice नहीं तो एटलीस्ट once a month पहुंचना फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपके लिए हमेशा के लिए आगे के लिए फ़ायदेमंद रहता है। और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो बोलते हैं ज्योति हमें मेंटेनेंस एक्सरसाइज करनी है। अच्छा जी सर, स्पेशली HDFC बैंक के हैं काफ़ी लोग, SBI बैंक के हैं, और जो अभी जयपुर में फुल टाइम ट्रेंड चलता आ रहा है कि ताश खेलते हैं, बैठे रहते हैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे ताश खेल रहे हैं, गर्दन में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, तो वैसे लोगों को भी हम पोस्चर करेक्शन, मेंटेनेंस एक्सरसाइजेस बताते हैं कि जिससे कि उनकी तकलीफ ज़्यादा नहीं बढ़े और वो अपना शौक भी कंटिन्यू करके रखें, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें। एक सवाल और मैं पूछना भूल गया आपसे इस बारे में। आजकल की जो नई यूथ है और नई यूथ की पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके अंदर भी बेसिकली जॉइंट्स को और खासकर घुटने की पेन्स की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। क्या जंक फूड बहुत बड़ा नुकसान? सर जंक फूड बहुत बड़ा नुकसान है, और इनफैक्ट आजकल की मदर्स को ये अवेयरनेस नहीं है, वो खुद अच्छा नहीं खा रही हैं, वो जब अपने बच्चे को फीड कराएंगी तो वो कैसा न्यूट्रिशन फीड कराएंगी मेन। तो हमें आजकल जन्मते बच्चे को 1 से 3 साल तक सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, विटामिन के, कैल्शियम के, और बच्चा जैसे समझदार होता है तो वो इतना ज़्यादा शुगर इंटेक स्टार्ट हो जाती है, उनकी सॉल्ट इंटेक स्टार्ट हो जाती है, तो वो जॉइंट्स के ऊपर अफेक्ट करती है। वो उस टाइम पे किसी बच्चों में इनिशियली शो करने लग जाते हैं, जैसे कि नॉक नीज होने लग जाती है या बो लेग्स होने लग जाते हैं, या बच्चे मोस्टली डब्लू शेप में बैठते हैं। तो जंक फूड बहुत ही ज़्यादा इसके वो करता है, अफेक्ट करता है जॉइंट्स के लिए, तो वो अवॉइड करना चाहिए। मतलब अब आपके हिसाब से जिस तरीके से हमारे पास डेंटिस्ट आई थी एक, उन्होंने कहा था कि लोग ये बोलते हैं कि दांतों के लिए कैल्शियम लीजिए, ये लीजिए, परंतु आप एक चीज़ मान के चलिए कि जब आपका बर्थ हुआ था तब आपकी माँ ने कितना कैल्शियम खाया है वही वो आपके दांतों में रहेगा, उसके अलावा आपको नया आप अलग से नहीं ले सकते हैं। तो वही सेम चीज़ आप जो बता रही हैं कि मतलब आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, अपन ने जैसे अभी पहले बात करी, क्या क्या आपने खाया है आफ्टर प्रेगनेंसी, वही आपने फीड किया है, आपने अपने बच्चे को फीड करा है, तो उससे बहुत मैटर करता है वो इफेक्ट। पहले के ज़माने की लेडीज़ कहती थी हमने तो हमारे बच्चे को 5 साल दूध पिलाया है, हमने हमारे बच्चे को 3 साल। आजकल की फीमेल्स को लगता है कि नहीं, हम जितनी जल्दी बच्चे से डिटैच हो सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो अपनी बॉडी फिटनेस उस पर ध्यान रखते हैं, वो उस चीज़ को नहीं देखते कि वो बच्चे को कहाँ अफेक्ट कर रहा है। आजकल सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा जीने लगे हैं लोग, और वो शायद नुकसान भी कर रहा है। वो नुकसान करता है, हर चीज़ अति है वो नुकसान करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर ज्योति चौधरी को, और खासकर बात चल रही थी हमारे फिजियो को लेकर। पर फिजियो के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बताई कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। प्रोटीन आप बराबर लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप अपने पोस्चर को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मोटे हैं तो आप अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए, अपने तरीके से उसको मेंटेन कीजिए, और चलने के लिए, दौड़ने के लिए और भागने के भी अपने नियम हैं, उन नियमों के आधार पर आप चलते रहें। थैंक यू ज्योति जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।